बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पास्ट पेपर साइंस एमसीक्यूज आज डिस्कस करते हैं। और सबसे पहला सवाल हमारे पास है एन A9 कैरीज व्हाट टाइप ऑफ द चार्ज। जो A9 होता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है। A9 कंटेंस द नेगेटिव चार्ज, याद रखिएगा। अब अगर बात करेंगे चार्जेस के हवाले से या आयन के हवाले से, तो बेसिकली दो तरह के जो आयंस चार्जेस होते हैं, एक को हम नाम देते हैं केटाइन का जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और दूसरा होता है A9, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब जो केटाइन है ये किस तरह से जो है बनता है और A9 किस तरह से बनता है, याद रखिएगा। जो केटाइन है ये बनता है बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन के लॉस करने से, लूज करने से, डोनेट करने से बनता है। जो A9 है इट इज फॉर्म बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से, इलेक्ट्रॉन गेन करने से, अचीव करने से ये बनता है। अगर ओवरऑल देखा जाए कि एटम के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, देयर इज नो चार्ज ऑन एटम। एटम इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। एंड व्हाई एटम इज सेड टू बी अ न्यूट्रल पार्टिकल? बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल ऑन इट। क्योंकि इसके ऊपर जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं ये बराबर होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव और प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव। सो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बराबर होते हैं, इसी वजह से एटम को न्यूट्रल पार्टिकल कहा जाता है। हाँ, अगर ये सवाल आ जाए कि न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, तो याद रखिएगा न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। चार्ज ऑन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, तो याद रखिएगा न्यूक्लियस कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज। अब जो आयन बनता है, आयन या तो इलेक्ट्रॉन के देने से या तो इलेक्ट्रॉन के लेने से। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव, वो जिसके ऊपर जाएगा उसके ऊपर लेबल भी नेगेटिव का लगा देगा। जैसा कि ये एन आयन है, मिसाल के तौर पर ये ए एक कोई सा भी न्यूट्रल एटम है। जब इससे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन चला गया। अब एक इस एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन तो प्रोटॉन बराबर थे, इलेक्ट्रॉन तो निकल गया। अब इसके ऊपर कौन सा चार्ज रह जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, सिर्फ प्रोटॉन रह जाएगा डेफिनेटली। और सेम इज द केस कि एक एटम है बी, उसके ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आके जब ऐड किया जाता है, इट मीन्स वन इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो -1। अब ये क्या बन जाएगा? बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये A9 बन जाता है। बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन चला गया, ये क्या बन गया? ये केटाइन बन जाता है, याद रखिएगा। और फिर ये सवाल पूछा जाता है कि किस आयन का साइज बड़ा होता है, A9 का या केटाइन का? तो याद रखिएगा जो साइज ऑफ A9 है इज ऑलवेज ग्रेटर दैन केटाइन। क्यों? क्योंकि जो A9 है इट इज़ फॉर्म्ड बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले चार्ज साइज इतना है, तो जब एक इलेक्ट्रॉन का और इजाफा हो जाता है तो डेफिनेटली साइज क्या हो जाता है? वो बढ़ जाता है। सो ए साइज ऑफ A9 इज ऑलवेज ग्रेटर दैन केटाइन। साइज ऑफ A9 is always greater than केटाइन, क्योंकि देन केटाइन। जो A9 है इट इज फॉर्म विद द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गेन करने से न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के दरमियान जो एवरेज डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। डेफिनेटली A9 का जो साइज है वो बड़ा होता है। अब जो केटाइन है इट इज फॉर्म विद द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर पहले एटम का साइज इतना है तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया, साइज क्या रह जाएगा? वो कम रह जाएगा। सो ये याद रखिएगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि किस आयन का साइज बड़ा होता है, छोटा होता है और क्यों होता है, तो उसकी रीज़न भी मैंने आपको बता दिया। और जब ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो उस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसका नाम क्या देंगे? याद रखिएगा आयनिक बॉन्ड बनता है जी, आयनिक बॉन्ड। Ionic bond is formed by the complete transfer of electron from one atom to another atom. Complete transfer of electron. Complete transfer of electron से जो बॉन्ड बनता है उसको क्या नाम देते हैं? उसको आयनिक बॉन्ड नाम दिया जाता है। और डेफिनेटली जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो एक केटाइन बनेगा तो एक एनाइन बनेगा। सो बस का ये भी क्वेश्चन आता है कि बॉन्ड बिटवीन केटाइन एंड A9 इज कॉल्ड एज, उसको क्या नाम दिया जाता है? उसको आयनिक कहा जाता है। या ये भी बस का क्वेश्चन आता है कि बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, तो याद रखिएगा वो भी आयनिक होता है। मेटल प्लस नॉन मेटल के दरमियान जो बॉन्ड होता है उसको क्या नाम देते हैं? उसको आयनिक नाम देते हैं। क्यों? क्योंकि मेटल की जो डेफिनेशन है याद रखिएगा कि मेटल जो है ऐसा जो सब्सटेंस होता है दैट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन, दैट कैन लूज इलेक्ट्रॉन। सो ये क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट करती हैं।
मेटल्स, जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन चला गया, इनके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? मेटल के ऊपर पॉजिटिव। ये क्या होती हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होती हैं। और नॉन मेटल क्या होती है? ऐसी सब्सटेंस, ऐसी चीज जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, तो उसको क्या नाम बोलेंगे? वो नॉन मेटल है। जब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, इनके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा डेफिनेटली। सो बॉन्ड बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल इज प्योर आयनिक इन नेचर। और एटम के हवाले से देखा जाए तो उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होते हैं। जबकि न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज, याद रखिएगा, पॉजिटिव होता है। और किस आयन का साइज़ बड़ा होता है और कौन सा आयन कैसे बनता है, वो तमाम कंसेप्चुअल क्वेश्चन जहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। हमारी रेगुलर और कंसेप्चुअल क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज इन सेलुलर रेस्पिरेशन व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, जो सेल की सतह पे हो रही होती है, उसका जो एंड प्रोडक्ट है, उसका जो सोर्स ऑफ एनर्जी बेसिकली कौन सा है? वो ग्लूकोज ही है, याद रखिएगा। अब हम जब भी बात करते हैं ग्लूकोज के हवाले से, एनर्जी प्रोडक्शन के हवाले से और एनर्जी जो है रिलीज करने के हवाले से, तो दो तरह के जो फिनोमेनाज होते हैं वो सामने आते हैं। एक को हम नाम देते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। अब ये जो फोटोसिंथेसिस है, इसमें बेसिकली सिंपलेस्ट डेफिनेशन देखी जाए कि इट इज द प्रोसेस इन विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज। तो प्लांट्स जो है वो क्या करते हैं? CO2 इस्तेमाल करते हैं एयर से, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O इस्तेमाल करते हैं, और फिर वो क्या बनाते हैं? वो C6H12O6 ग्लूकोज बना देते हैं। और इसका जो रिवर्स अमल होता है उसको क्या नाम दिया जाता है? उसको याद रखिएगा, रेस्पिरेशन कहा जाता है। रेस्पिरेशन कहा जाता है क्योंकि यही ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है। C6H12O6 ये ब्रेक डाउन होता है CO2 प्लस H2O में, प्लस जो है एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ द ATP। वो एनर्जी रिलीज होती है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में। जैसा कि यहाँ पे पूछा हुआ था कि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा होता है? रेस्पिरेशन में ग्लूकोज होता है, क्योंकि वो ब्रेक डाउन होता है। ये बेसिकली एक कैटाबॉलिक रिएक्शन होता है। और फिर अगर इसको इक्वेशन के हवाले से देखा जाए तो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस को देखते हैं कि सनलाइट को इस्तेमाल करते हुए, और ये जो फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है? ये एयर से आती है। ये पानी जो है ज़मीन से आता है। सनलाइट को इस्तेमाल करते हुए फोटोसिंथेसिस का अमल कहाँ होता है? फोटोसिंथेसिस का अमल याद रखिएगा वो क्लोरोप्लास्ट में टेक्स प्लेस होता है। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि इसके अंदर जो ग्रीन पिगमेंट होता है वो सनलाइट को कैप्चर कर रहा होता है। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट। और इस अमल को क्या नाम देंगे? ये क्या है? ये फोटोसिंथेसिस है, क्योंकि उसमें ग्लूकोज फॉर्मेशन बन रही होती है। और जब यही ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, इसका मतलब है कि ब्रेक डाउन होती है, रेस्पिरेशन हो रही होती है। तो ये जो रेस्पिरेशन है ये कहाँ पे हो रही होती है? ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही होती है, याद रखिएगा जी। और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है, क्योंकि सेल की जो सारी एनर्जी है वो इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही बनती है। और किस फॉर्म में बनती है? वो ATP की फॉर्म में बनती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में बनती है। तो यहाँ पर एक डायग्रामेटिक जो है वो एक एक्सप्लेनेशन दी गई है कि रेस्पिरेशन वर्सेस फोटोसिंथेसिस। और जो रेस्पिरेशन है टेक्स प्लेस एट द डे टाइम एंड एट द नाइट टाइम एज वेल, इन प्लांट्स एंड एनिमल दोनों में हो रही होती है। लेकिन जो फोटोसिंथेसिस है वो सिर्फ प्लांट्स में नहीं होती, बल्कि उन तमाम जानदारों के अंदर होगी जिनके पास क्लोरोफिल है। इवन कुछ बैक्टीरिया भी हैं, इवन एल्गी भी है। सिंपलेस्ट जो है ये प्लांट है, वहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, सिर्फ ऑन बिहाफ ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो ये जो फोटोसिंथेसिस है, इट्स नॉट कन्फाइंड टू द प्लांट्स ओनली। रेस्पिरेशन इज नॉट कन्फाइंड टू प्लांट्स ओनली। ये एनिमल में भी हो रही होती है, इंसानों के अंदर भी हो रही होती है, प्लांट्स के अंदर भी हो रही होती है। सो ये जो फोटोसिंथेसिस है ये लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है, जबकि रेस्पिरेशन लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस नहीं है। फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्लूकोज बनता है, रेस्पिरेशन के दौरान ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, और फिर एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। किस शक्ल में रिलीज होती है? वो ATP की फॉर्म में रिलीज होती है, जिसका नाम दिया जाता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ग्लूकोज बनने का अमल कहाँ पे वाक़ होता है? वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। जबकि रेस्पिरेशन का अमल कहाँ पे होता है? वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा होता है, जिसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। वो तमाम कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो कि फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन के हवाले से किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल हमारे पास है दैट इज रिलेटेड टू
प्राइमरली द एल्बो जॉइंट्स आर क्लासिफाइड एज स्वेट। जो एल्बो जॉइंट्स हैं उसको क्या नाम दिया जाता है, उनको हिंज जॉइंट्स नाम दिया जाता है। बेसिकली अगर जॉइंट्स के हवाले से देखा जाए तो जॉइंट्स या तो मूवेबल होते हैं, मूवेबल, या तो इमूवेबल होते हैं जी, इमूवेबल होते हैं। अब इमूवेबल जॉइंट्स कौन कौन से होते हैं जी, मिसाल के तौर पर ये स्कल के जो जॉइंट्स हैं ये इमूवेबल होते हैं, ये इमूवेबल होते हैं, किसमें किसी भी तरह की मूवमेंट नहीं होती। जो स्कल के अंदर जो जॉइंट्स पाए जाते हैं ये फिक्स जॉइंट्स भी कहलाते हैं। फिक्स जॉइंट्स मीन कि इसके अंदर किसी भी तरह की मूवमेंट नहीं होती। फिर जो स्लाइटली मूवेबल होते हैं जी, स्लाइटली मूवेबल के दो टाइप्स हैं, स्लाइटली मूवेबल या फिर फ्लेक्सिबल मूवेबल। फ्लेक्सिबल मूवेबल, जो स्लाइटली मूवेबल हैं, ये जो हमारे जॉइंट्स होते हैं जी बैकबोन के अंदर, बैकबोन के अंदर ये क्या कहलाते हैं, ये स्लाइटली जो है मूवमेंट शो कर रहे होते हैं। अब फिर मूवमेंट के हवाले से दो तरह के जॉइंट्स होते हैं, या तो हिंज जॉइंट्स या तो हम नाम देते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स नाम देते हैं। अब ये जो हिंज जॉइंट्स होते हैं जैसा कि यहाँ पर बयान किया गया है, ये जो एल्बो जॉइंट्स हैं, ये जो जॉइंट्स होते हैं ये सिर्फ एक ही प्लेन में हरकत देते हैं। जैसा कि दरवाजे का कब्जा होता है तो वो एक ही जॉइंट्स में हरकत देते हैं। मिसाल के तौर पर जो एल्बो जॉइंट्स हो गए, मिसाल के तौर पर घुटने के जॉइंट्स, नी जॉइंट्स हो गए, ये क्या कहलाते हैं, ये हिंज जॉइंट्स कहलाते हैं, जो सिर्फ एक ही प्लेन में अलाउ करते हैं। जबकि जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स हैं ये चारों सिमत में 360 एंगल पे मूव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो शोल्डर जॉइंट्स होते हैं ये चारों सिमत में जो है वो मूवमेंट कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर बयान किया गया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, ये शोल्डर जॉइंट, इनको नाम देते हैं पेक्टोरल गिर्डल का नाम देते हैं, पेक्टोरल गिर्डल का नाम देते हैं। और फिर ये हिप जॉइंट्स होते हैं, इनको नाम यहाँ पे क्या दिया जाता है, ये पेल्विक गिर्डल नाम दिया जाता है जी, पेल्विक गिर्डल नाम दिया जाता है जी। तो जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स हैं ये 360 जो हैं एंगल पे मूव करते हैं, चारों साइड पे मूव करने की जो परमिशन देते हैं, जैसा कि हमारे ये जो शोल्डर जॉइंट्स हैं, क्योंकि ये चारों साइड पे मूवमेंट कर रहे होते हैं। जबकि एल्बो जॉइंट्स, नी जॉइंट्स, ये सिर्फ फ्रंट और बैक यानी टू एंड फ्रो भी कर सकते हैं, लेकिन चारों सिमत में हरकत नहीं कर सकते। फिर सवाल आता है कि टेंडन्स और लिगामेंट्स में क्या फ़र्क है। अक्सर का जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से पूछा जाता है कि टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। तो जो टेंडन्स होते हैं याद रखिएगा ये बोन्स को मसल्स के साथ कनेक्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पर बोन है साथ में मसल्स भी हैं, तो ये क्या करते हैं, बोन प्लस मसल, याद रखिएगा बोन प्लस मसल्स। और ये जो लिगामेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये होते जोड़ ही हैं, जॉइंट्स की ही टाइप्स हैं। ये क्या करते हैं, बोन प्लस बोन, याद रखिएगा जी। जैसा कि यहाँ पर हमारे हाथों के जो जॉइंट्स हैं ये क्या कहलाते हैं, ये लिगामेंट्स कहलाते हैं। एक जोड़ दूसरा जोड़, एक हड्डी और दूसरी हड्डी आपस में मिल रहे होते हैं, मसल्स नहीं है, गोश्त नहीं है। तो अगर बोन प्लस मसल्स आ जाए दैट इज कॉल्ड एज टेंडन्स, बोन प्लस बोन आ जाए वो क्या कहलाते हैं, वो लिगामेंट्स कहलाते हैं। और फिर ये सवाल अक्सर का पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट बोन और फिर लार्जेस्ट बोन वो कौन कौन से होते हैं। याद रखिएगा जी कि जो हमारे बॉडी के अंदर स्मॉलेस्ट जॉइंट्स हैं, स्मॉलेस्ट जो हड्डी है वो कौन सी होती है, वो स्टेपस कहलाती है, याद रखिएगा जी। स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, स्मॉलेस्ट बोन उसका नाम क्या है, दैट इज स्टेपस, याद रखिएगा जी। और ये कहाँ पर पाई जाती है, बस का ये भी सवाल पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट बोन जो है ये कहाँ पाई जाती है, ये एयर में पाई जाती है और कौन से एयर में, दैट इज इन मिडल एयर, याद रखिएगा दैट इज इन मिडल एयर। ये जो है हमारा एक्सटर्नल एयर जिसको पिन्ना नाम बोलते हैं, ये बेसिकली साउंड्स को क्या करता है, एक नुक्ते पे फोकस करता है। वो एक्सटर्नल एयर में भी नहीं, इनर एयर में भी नहीं, कहाँ पे पाई जाती हैं वो याद रखिएगा, मिडल एयर में पाई जाती है, जो स्मॉलेस्ट बोन होती है। और फिर जो लार्जेस्ट बोन होती है उसको क्या नाम दिया जाता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, दैट इज फ्यूमर नाम दिया जाता है जी, दैट इज लार्जेस्ट बोन। जो लार्जेस्ट बोन है, सबसे बड़ी हड्डी, वो कौन सी होती है, वो फेमर होती है। और ये कहाँ पर पाई जाती है, ये थाई रीजन के अंदर पाई जाती है। ये जो हड्डी है ये सबसे बड़ी हड्डी होती है इंसानी बॉडी में, इसको नाम दिया जाता है फेमर नाम दिया जाता है। ये कहाँ पर पाई जाती है, ये थाई रीजन में पाई जाती है, याद रखिएगा जी। तो लार्जेस्ट बोन कौन सी होती है, स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है, जॉइंट्स क्या होते हैं जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा हड्डियाँ आपस में मिलती हैं। और फिर बोन की डेफिनेशन बात का तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हवाले से सवाल पूछे जाते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू जो है, बोन क्या है, बेसिकली इट्स कनेक्टिव टिश्यू। इसके बोन क्या है, ये कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू।
और फिर कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है? बोन जो है बेसिकली ये हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है, याद रखिएगा। हार्ड कनेक्टिव टिश्यू कार्ड उसको बोन नाम देंगे। और फिर सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू क्या नाम देते हैं? याद रखिएगा, सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू उसको कार्टिलेज कहते हैं, याद रखिएगा। सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू उसको क्या नाम दिया? उसको कार्टिलेज नाम दिया जाता है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। कार्टिलेज, सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू। मिसाल के तौर पर नोज टिप, मिसाल के तौर पर एक्सटर्नल एयर, मिसाल के तौर पर ट्रैकिया, विंड पाइप, ये सारे क्या हैं? ये जिसको नर्म मुलायम हड्डी कहा जाता है, जैसा कि एक्सटर्नल एयर है, जैसा कि नोज है, और इसी तरह से जो ट्रैकिया विंड पाइप है जिसको सी शेप जिसमें रिंग्स होते हैं, वो बेसिकली क्या है? वो कार्टिलेज से मिलकर बने होते हैं, जिसको सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। बोन्स के हवाले से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कमीशन के इम्तिहान में बनते हैं, वो तमाम क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने कंसेप्चुअली एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज व्हाट इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड प्राइमरली नोन एज? सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है SiO2, इसको उर्फ आम में या सिंपलेस्ट वर्ड में क्या कहा जाता है? वो सैंड कहा जाता है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड को जो टेबल सॉल्ट का नाम भी दिया जाता है। उसके बाद देखिए, व्हाट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ द नेचुरल गैस? नेचुरल गैस के अंदर सबसे ज़्यादा कंपोनेंट कौन सा होता है? वो मीथेन होता है। बास का ये भी पूछा जाता है कि नेचुरल गैस का फार्मूला दैट इज CH4 होता है, और इसी तरह से मीथेन का फार्मूला भी क्या है? ये CH4 ही है, जिसमें कार्बन एटम की तादाद 1 होती है, हाइड्रोजन कितने होते हैं? वो 4 होते हैं। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में से, और ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि डिराइव किए जाते हैं, जो कि आखज किए जाते हैं, लिए जाते हैं, टेकन फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म, आइदर प्लांट से, एनिमल, किसी से भी वो लिए जा सकते हैं। A9 कैरियर्स कौन सा चार्ज होता है? वो नेगेटिव चार्ज होता है। उसके बाद है कि व्हाट इज LPG? LPG जो है ये मिक्सचर होता है, किसका? प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर होता है। अब अगर ये देखा जाए कि प्रोपेन में कितने कार्बन होते हैं? वो 3 कार्बन होते हैं। ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं? 4 कार्बन होते हैं। ये जो हम बात करेंगे अगर हाइड्रोकार्बन्स के हवाले से, तो उसमें जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, उसकी एक टाइप है, उसको नाम देते हैं अल्केन है। ओवरऑल हाइड्रोकार्बन्स की 2 टाइप्स हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। जो सैचुरेटेड है उसकी जो टाइप है वो क्या है? अल्केन है। इसमें जो पहला मेंबर है वो मीथेन है। उसमें कितने कार्बन होते हैं? वो 1 कार्बन होते हैं। हाइड्रोजन एटम कितने होते हैं? 4 होते हैं। इसका जो फार्मूला होता है अल्केन का, बस का ये भी पूछा जाता है, वो CnH2n+2 होता है, याद रखिएगा। यानी जितने कार्बन, हाइड्रोजन उसका डबल करके +2 कर लिया करो, CnH2n+2। अब मिसाल के तौर पर जो मीथेन है, इसके अंदर कार्बन एटम कितने होते हैं? वो 1 होता है। 1 का डबल कर लो 2, 2 = 2 4 हो जाएगा। अब मीथेन, ईथेन में कितने होते हैं? ईथेन में याद रखिएगा कार्बन एटम की तादाद होती है 2। अगर कार्बन एटम 2 हैं तो C = 2, H को मैं क्या कर दूं? 2 × N2, 4 + 2 कितना हो जाएगा? वो 6 हो जाता है। C2H कितना आ जाएगा? वो 6 आ जाएगा। प्रोपेन में कार्बन 3 होता है जी, प्रोपेन C3। अब इसका डबल कर लो, कितना हो जाएगा? 6 + 2 8 हो जाएगा। इसमें हाइड्रोजन एटम की तादाद कितनी है? वो 8 है। अब इस फार्मूले के तहत भी काउंट कर सकते हो। सेम इज द केस ब्यूटेन, ब्यूटामीन 4 होते हैं, याद रखिएगा जी। बस उसका ये फार्मूले और जनरल फार्मूले भी पूछे जाते हैं। C4, तो अगर C4 है यानी N = 4 है, 4 H2n, 2 × 4 8 = 2 10 हो जाएंगे। C4 H कितना हो जाएगा? वो 10 हो जाएगा। अब अगर देखा जाए कंसेक्टिव, ये CH2 का डिफरेंस आ रहा है एक जो है अल्केन से अगली अल्केन में, और मास कितना आ रहा है? 14 का मास डिफरेंस आ रहा है। जैसा कि कार्बन का मास 12 होता है, जमा हाइड्रोजन 1 = 2, तो ये 14 आ रहा होता है। अब मीथेन में 1 कार्बन एटम, मीथेन में 2, प्रोपेन में 3, ब्यूटेन में 4, पेंटेन में 5, हेक्सेन 6, हेप्टेन 7, ऑक्टेन 8, नोनेन 9 और डेकेन 10 होता है। तो ये फार्मूलाज भी आपको कंसेप्चुअल पता होने चाहिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज बायोगैस इज द मिक्सचर ऑफ, बायोगैस जो है ये मिक्सचर होता है किसका? ये मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर होता है। लो कास्ट के तौर पर इसको इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल हमारे पास कौन सा है? The voltage generated during the operation in an electric cord which opposes the applied voltage is known as, उसका नाम दिया जाता है बैक मोटर इफेक्ट। इसको नाम दिया जाता है कि EMF, इलेक्ट्रोमोटिव इफेक्ट क्या दिया जाता है? इलेक्ट्रोमोटिव इफेक्ट नाम इसको दिया जाता है।
EMF इसको नाम दिया जाता है। उसके बाद देखिए इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी द माल्टोज कन्वर्ट्स इनटू ग्लूकोज, वो स्मॉल इंटेस्टाइन है, और सबसे ज़्यादा डाइजेशन भी कहाँ पे हो रही होती है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो रही होती है, याद रखिएगा। कंपेयर टू एस वेव्स इन एन अर्थक्वेक, पी वेव्स हैव फास्टर स्पीड, ये बेसिकली वेवलेंथ के हवाले से जो है स्पीड ऑफ वेव्स है उसका सही जवाब है कि वो फास्टर होती हैं। व्हाट इज़ द एमिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड व्हाट इज़ अ न्यूट्रॉन कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन, उसको एंटी न्यूट्रिनो नाम दिया जाता है, ये उसका सही जवाब है। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज व्हाट इज़ द पावर ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय अ स्टार, उसको ल्यूमिसिटी नाम दिया जाता है। उसके बाद है कि बिटवीन नोबल गैसेस विच टाइप ऑफ बर्निंग इज प्रेजेंट, इसमें कोई भी केमिकल बर्निंग नहीं होती। अब ये जो नोबल गैसेस हैं इसमें कौन सी मुराद है, दैट इज हीलियम, नियॉन, आर्गन, जीना, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड सो ऑन। अब ये कि इनका जो है किसी के साथ बर्निंग नहीं होती, क्यों नहीं होती, क्योंकि इनके आखिरी शेल जो है वो कंप्लीट होते हैं, इसीलिए डुप्लेट और ऑक्टेट टूल जो हैं कोई ज़रूरत नहीं उनको बर्निंग बनाने की। बर्निंग वही आइटम बनाएगा जिनके आखिरी शेल वैलेंस होते हैं, मतलब आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इनके आखिरी शेल तो कम्प्लीटली फिल्ड हैं, इसीलिए इनको नाम दिया जाता है नोबल गैसेस को। इनको इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है, ये सुस्त हैं। क्यों सुस्त हैं, ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, या इनको नाम दिया जाता है जीरो ग्रुप एलिमेंट्स। बास का ये भी सवाल आता है कि जीरो ग्रुप एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, या इनमें से जीरो ग्रुप एलिमेंट्स कौन सा है। सो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, जो आखिरी ग्रुप है 18वां ग्रुप जिसको नाम देते हैं, उसमें से जो हीलियम, नियॉन, आर्गन, जीनॉन, क्रिप्टॉन, ये सारे कौन से कहलाते हैं, ये जीरो ग्रुप एलिमेंट्स कहलाते हैं। उनकी वैलेंसी ही जीरो है, किसी के साथ बॉन्ड ही नहीं बनाते कि इनका आखिरी शेल जो है वो फेल्ड होता है। एन एयर मास मूव्स फ्रॉम वेयर, बेसिकली वो हाई से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है। व्हाट डज द बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स रिजल्ट्स इन, बेसिकली एमिशन ऑफ CO2 इन द एयर होता है, याद रखिएगा। जब भी फॉसल्स बर्नड होते हैं, फॉसल्स क्या होते हैं, डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उस वक्त क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की ही इमिशन होती है, याद रखिएगा। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज from which reaction is the energy that reaches us from the sun derived, basically fusion reaction होता है जिसकी वजह से सूरज की रोशनी जो है वो हम तक पहुंचती है। उसके बाद अमीनो एसिड्स और कंटेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, बेसिकली उसमें क्या होता है, वो कोलेजन होता है। अमीनो एसिड बेसिकली नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होता है। वेयर इज द स्पीड ऑफ कॉमेट्स हायर, तो सूरज के साथ उनकी जो स्पीड है वो सबसे ज़्यादा होती है। हाउ मैनी फ्लावर्स डू बीज हैव टू विजिट टू मेक 1 pound हनी, 1 पाउंड शहद बनाने के लिए उनको एट लीस्ट 2 मिलियन जो है फ्लावर उसका सही जवाब है। तो एक जो पाउंड है उसको हासिल करने के लिए मैनी फ्लावर्स डू बीज हैव टू विजिट, तकरीबन उनको 2 मिलियन, 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है, इतने फ्लावर्स के साथ जो है उनको जाना पड़ता है। उसके बाद है कि फादर ऑफ एटम बम इज नोन एज होम, उसको जे रॉबर्ट ऑपरेंडम कहा जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। The next is the process of removing inedible central part of the seeds from a fruit is called as, उसको कोरिंग नाम दिया जाता है। अब बास्कत वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हवाले से ये भी सवाल पूछा जाता है कि राइपेंड ओव्यूल इज कॉल्ड सीड, याद रखिएगा। राइपेंड ओव्यूल, जब ओव्यूल पक जाता है वो क्या बन जाता है, वो सीड बन जाता है, जबकि राइपेंड ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट, याद रखिएगा। राइपेंड ओवरी इज कॉल्ड, उसको क्या नाम दिया जाता है, उसको फ्रूट नाम दिया जाता है। उसके बाद है कि बाय व्हाट इज द मेनली प्रोटीन जो है मेनली अटेंड इन पाकिस्तान, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर, पल्सेस एंड लिग्यूम्स, दालें जो होती हैं और लिग्यूम्स फलियां वगैरह, उनसे सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन हासिल होती है। उसके बाद है कि व्हाट इज़ द थिक वैक्सी आउटर कवरिंग यूज्ड फॉर, ये बेसिकली प्रिवेंट वाटर लॉस। ये जितने भी जीरो फाइट्स होते हैं, जीरो फाइट्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के वाले से जब भी आ जाए बेटा फाइटोमिन प्लांट्स होता है, फाइट और फाइटोमिन प्लांट्स होता है। तो जीरो फाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि शदीद पानी की कमी का शिकार होते हैं। इनको जो है डेजर्ट प्लांट्स भी कहा जाता है। इनकी जो रूट्स हैं वो ज़मीन के अंदर इंतहाई नीचे चली जाती हैं इन सर्च ऑफ द वाटर, तो ये जियोट्रॉपिक्स मूवमेंट शो कर रही होती हैं। तो ये जो जीरो फाइट्स हैं इनको ये मसला होता है कि ये शदीद पानी कमी का शिकार होते हैं। तो नेचर ने क्या किया है,
इनके पत्तों के ऊपर एक और जो है लेयर जो है बना दी है, उसको नाम देते हैं ये क्यूटिकल की लेयर है। बेसिकली वो स्टोमेटा को कवर कर लेती है और ट्रांसपेरेशन जो है वो नहीं होने पाती, तो यूँ पानी जो है वो कंजर्व होता रहता है। तो बेसिकली होता क्या है, वो वाटर लॉस को बचाते हैं। इसका मतलब है ट्रांसपेरेशन बहुत कम हो रही होती है ताकि पानी मैक्सिमम जो है वो एब्जॉर्ब होता रहे और वो ट्रांसपेरेशन के ज़रिए लॉस आउट्स ना होता रहे। उसके बाद है कि व्हाट इज़ द फाइनल स्टेबल एंड सेल्फ सस्टेनिंग कम्युनिटी ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। उसको क्लाइमेक्स, जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है इकोलॉजिक, जो एक इकोलॉजी के हवाले से है, इन रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट, जो है उस वक्त जो हाईएस्ट कम्युनिटी बनती है उसको क्या नाम दिया जाता है, वो क्लाइमैक्स कम्युनिटी उसको नाम दिया जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ वेयर इज़ द ब्राकिश वाटर यूजुअली फाउंड इन। बेसिकली ये यूस्टेरिस के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। HS1 सैटेलाइट टेक्नोलॉजी इज रिलेटेड टू व्हाट, बेसिकली ये हाइपर स्पेक्ट्रल अर्थ ऑब्जर्वेशंस के हवाले से है। उसके बाद इन व्हाट इज द मिल्क स्टोर्ड आफ्टर रिसेप्शन, वो सिलोस के अंदर उसको स्टोर किया जाता है। सक्रोज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, ये बेसिकली ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मजमुआ है, याद रखिएगा। उसके बाद विच टर्म इज फॉर्म्ड बाय टू और मोर देन टू पॉपुलेशन हैविंग डिफरेंट स्पीशीज, उसको कम्युनिटी का नाम दिया जाता है। अब अगर ये देखा जाए कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से, तो सेल मिलकर बनाते हैं टिश्यूज़, सेल मिलकर बनाते हैं टिश्यूज़, टिश्यूज़ मिलकर बनाते हैं ऑर्गन, ऑर्गन मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और जब डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो मिलकर बनाते हैं इंडिविजुअल, बनाते हैं इंडिविजुअल और स्पीशीज बनाते हैं, याद रखिएगा जी। और जब बहुत सारी स्पीशीज मिलती हैं तो वो क्या बनाती हैं, वो बनाती हैं पॉपुलेशन बनाती हैं। और जब बहुत सारी पॉपुलेशन मिलती हैं तो वो क्या बनाती हैं, वो कम्युनिटी होती हैं, याद रखिएगा। और जब बहुत सारी कम्युनिटी मिलती हैं तो उसको नाम दिया जाता है बायोस्फीयर, नाम दिया जाता है बायोस्फीयर। The sphere mean the part of earth, bio mean life, the part of earth where life exists, that is called as the biosphere, and hydrosphere, the part of earth where water exists or where water is found, उसको क्या नाम दिया जाता है, वो हाइड्रोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या है, the part of earth where rocks minerals are present, उसको लिथोस्फीयर नाम दिया जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। The next question is which one is the purest form of the coal, वो कौन सी है, वो एंथ्रासाइट उसके सबसे प्योर फॉर्म है। What percentage of land should be under the forest to maintain the ecological system, तकरीबन जो है किसी भी मुल्क का एटलीस्ट 33% जो हिस्सा है, 33% जो पार्ट है वो जंगलात पर मुश्तमिल होना चाहिए, फॉरेस्ट पर मुश्तमिल होना चाहिए। ये जो है इकॉनमी के लिए बेहतर है, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी है। बट शुरू में किस्मत पाकिस्तान में इंतहाई कम रेट है फॉरेस्ट के हवाले से, और कहा जाता है कि जंगलात को काटने के लिए तो दिन लगते हैं लेकिन उगाने के लिए तो साल लग सकते हैं। तो ओवरऑल जो है SDGs के हवाले से, क्लाइमेट चेंज के हवाले से ट्री प्लांटेशन जो है इंतहाई ज़रूरी है। और तकरीबन जो है एज़ पर जो स्टैंडर्डाइजेशन है 33% एरिया के ऊपर जो है वो जंगलात का होना ज़रूरी होता है कम अज़ कम। उसको देखिए व्हाट आर द चार्ज पार्टिकल्स फ्रॉम द सन कमिंग थ्रू द स्पेस कॉल्ड, उसको सोलर विंड नाम दिया जाता है। उसके बाद देखिए द केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम, जो बेसिकली क्या है, ये पॉलीपेप्टाइड इन नेचर है, याद रखिएगा। और एंजाइम क्या हैं, ये प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, याद रखिएगा जी। और फिर बात का सवाल आता है कौन सी प्रोटीन, बेसिकली ग्लोब्यूलर प्रोटीन, बेसिकली ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं। और फिर एंजाइम हैं क्या, बेसिकली ये बायो कैटालिस्ट हैं, याद रखिएगा जी, ये बायो कैटालिस्ट हैं। इट मीन्स कैटालिस्ट ऐसा सब्सटेंस होता है जो डायरेक्टली तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता लेकिन उसकी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। इसके दो टाइप्स हैं, जो इनहिबिटर्स भी होते हैं, एक्टिवेटर्स भी होते हैं। तो एंजाइम किसी भी जो रिएक्शन होता है इसकी स्पीड को कंट्रोल करते हैं, वो बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, याद रखिएगा। जो एंजाइम होते हैं वो बायो कैटालिस्ट होते हैं, ये प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। बस का ये सवाल आता है कंसेप्चुअल कौन सी प्रोटीन है, तो वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। और प्रोटीन जो है बेसिकली ओवरऑल देखा जाए तो ये पॉलीपेप्टाइड्स हैं, पॉली मीन मैनी, और जो एक पेप्टाइड बॉन्ड होता है बेसिकली कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसको पेप्टाइड बॉन्ड नाम दिया जाता है। एक्चुअली ये होता है कि जब बहुत सारे कार्बन और नाइट्रोजन जो मिलते हैं तो अमीनो एसिड्स बनाते हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिलकर पॉलीपेप्टाइड, और बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड जो मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन, और क्या बनाते हैं, वो एंजाइम्स बनाते हैं। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ क्वार्ट्ज, वो क्या है, SiO2 उसका सही जवाब है। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज
प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री वो कौन सी है? वो राइबोसोम्स। राइबोसोम्स को कहा जाता है प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री कहा जाता है। सेल की सारी प्रोटीन इसके अंदर बनती है। और राइबोसोम वो वह सेल ऑर्गेनेल है जो कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों सेल में पाया जाता है। यहाँ फ़र्क ये होता है कि जो यूकैरियोटिक सेल का राइबोसोम है उसका साइज प्रोकैरियोटिक की निस्बत स्लाइटली क्या होता है, वो बिगर होता है, याद रखिएगा। और इसके 2 सब यूनिट्स होते हैं। प्लांट्स, वेजिटेशन एंड वेस्ट फ्रॉम द लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड एज, उसको बायोमास कहा जाता है। बाद में इससे बायोगैस भी हासिल होती है। उसके बाद है कि व्हाट इज द बॉन्डिंग बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, उसमें बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है कि जिसमें एक पार्शली पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम होता है और एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। याद रखिएगा जी कि पार्शली पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन और उसके साथ में क्या होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वो कौन सा होता है? जैसा कि H2O है, इसमें क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। उसके बाद है द प्लैनेट हैविंग हाईएस्ट डेंसिटी इन विच, वो कौन सा होता है? अर्थ उसका सही जवाब है, जिसको ब्लू प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम भी कहा जाता है। बेसिकली ऑन बिहाफ ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर उसको कहा जाता है कि ये क्या है, ब्लू प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, दैट इज अर्थ, वो अर्थ ही है। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज विच एलिमेंट इज यूज फॉर कोटिंग इन अ कैन मैन्युफैक्चरिंग, उसको टिन जो है सही जवाब है उसका। बेसिकली ये जितने भी सोडा बॉटल्स भी हैं, जितने भी ये कोक और स्प्राइट इस तरह की बॉटल्स होती हैं, तो उनके अंदर किस चीज़ कोटिंग की जाती है? टिन की ही कोटिंग की जाती है। विच वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस इंक्लूड्स सेडिमेंटेशन, उसमें प्राइमरी वाटर ट्रीटमेंट इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद कि विच स्पेसिफिक पार्टिकल इज एडेड टू द स्मोक, ये पार्टिकुलेट मैटर उसको नाम दिया जाता है। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग क्लासेस एंड ग्रुप्स डेटा अकॉर्डिंग टू द कॉमन करेक्टरिस्टिक्स, उसको क्या नाम दिया जाता है? उसको क्लासिफिकेशन नाम दिया जाता है। बेसिकली एक जैसी और मुख्तलिफ खसूसियात की बिना पर जानदारों को या किसी भी चीज़ को ग्रुपों में तकसीम करना, और सब ग्रुप, सब का मतलब होता है छोटा, उसको क्या नाम दिया जाता है? उसको क्लासिफिकेशन नाम दिया जाता है। द अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स और द लिविंग ऑर्गेनिज्म on the basis of similarities and differences into groups and subgroups, that is classification। और जब क्लासिफिकेशन को स्टडी किया जाता है उसको क्या नाम दिया जाता है? उसको टैक्सोनॉमी नाम दिया जाता है। याद रखिएगा जी, टैक्सोनॉमी कि बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें क्लासिफिकेशन का मुताला किया जाता है। क्लासिफिकेशन को जब हम स्टडी करते हैं उसको क्या नाम दिया जाता है? उसको टैक्सोनॉमी कहा जाता है। याद रखिएगा जी। उसके बाद देखिए विच साइंटिस्ट इज प्राइमरली क्रेडिटेड विद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द germ theory of disease which states that microorganism cause diseases, वो लुइस पास्चर ने कहा था कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं इन द फॉर्म ऑफ वायरसेस, बैक्टीरिया, निमाटोड्स, वो पैथोजेंस हैं। पैथोजेंस मीन दीज आर डिजीज कॉजिंग सब्सटेंसेस। तो क्यों ना उसको पास्चराइजेशन की जाए, इसका मतलब है कि उनको हीट ट्रीटमेंट दी जाए, उनको गर्म किया जाए, उबाला जाए। तो बेसिकली वो जो हॉट ट्रीटमेंट है उसको क्या नाम दिया जाता है? वो लुइस पास्चर मेथड था कि पास्चराइजेशन से आप इन बैक्टीरियाज को, इन पैथोजेंस को आप ख़त्म कर सकते हो जो कि बीमारी का बायस बनते हैं। तो ये जो क्रेडिट है कि जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ जो है वो जर्म्स की वजह से फैलती हैं, बीमारियाँ जर्म्स की वजह से फैलती हैं, उसका क्रेडिट किसको जाता है? वो लुइस पास्चर साहब को जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज व्हाट इज अ की सोल्यूशन ऑफ अर्बन फ्लडिंग। बेसिकली अर्बन ड्रेनेज रिजर्वायर बनाने चाहिए। अब अर्बन फ्लडिंग से क्या मुराद है? जैसे कराची में अर्बन फ्लडिंग का मोस्टली जो है वो विक्टिम होता है। अर्बन फ्लडिंग मीन के शहरी जो इलाके होते हैं, गलियां जो होती हैं, महल्ले जो होते हैं, वो क्या है, वो एक सैलाब का मंजर पेश कर रही होती हैं। चूँकि मैदान तो होते नहीं, तो वो क्या होता है, अर्बन फ्लडिंग बन जाते हैं। उसके लिए क्या है, वाटर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। उसके बाद है व्हाट टाइप ऑफ द बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स व्हेन सॉलिड एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 फॉर्म्स Al2Cl3। बेसिकली ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है, और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो होता है इसका दूसरा नाम डेटिव कोवलेंट बॉन्ड भी है। याद रखिएगा जी, डेटिव कोवलेंट बॉन्ड भी इसका नाम होता है। अब ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, ये बेसिकली डोनर और एक्सेप्टर एटम के दरमियान बॉन्ड बनता है, डोनर प्लस एक्सेप्टर एटम। अब किसकी वजह से? ड्यू टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा जी, ड्यू टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही ये होता है जी। अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है कि ऐसा बॉन्ड पेयर जो किसी बॉन्डिंग में हिस्सा ना ले रहा हो, उसको क्या नाम दिया जाता है? उसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का नाम दिया जाता है। इसको लेविस डायग्राम भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर NH3 है हमारे पास, अमोनिया। अब इसको अगर देखा जाए, ये नाइट्रोजन, साथ में 3 हाइड्रोजन है जी। अब जो नाइट्रोजन है उसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं जी। नाइट्रोजन जो है उसका मास नंबर होता है 14/7। 14 मास नंबर, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है। तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, एल में 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो इसका मतलब है इसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन। ये मैंने 5 मेंशन कर दिए हैं। इसको मैंने डॉट से मेंशन कर दिया है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है मास नंबर 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। उसको मैं क्रॉस से शो करा देता हूँ जी। सो इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन मैंने क्रॉस से शो करा दिया, इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन मैंने क्रॉस से शो करा दिया, इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन मैंने क्रॉस से शो करा दिया। तो नाइट्रोजन का डॉट हाइड्रोजन का ये क्या है? क्रॉस, ये बॉन्ड बन गया, ये आपस में बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर खड़ा हुआ है ना, इसको नाम देते हैं, ये वेलें खड़े हुए हैं, मतलब ये किसी से बॉन्ड नहीं बना रहे, इसीलिए इसको नाम दिया जाता है ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। याद रखिएगा जी, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, याद रखिएगा जी। अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसे कहा जाता है? कि जो किसी भी बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, याद रखिएगा। और ये जो इसी तरह के कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन है, ये आपको ना सिर्फ वन पेपर में बल्कि जितने भी जो सब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं कंपैरेटिव एग्जामिनेशन के, वहाँ पर भी आपको ये एक्सप्लेनेशन कंसेप्चुअल इंतहाई काम आएगी। तो यूँ आपको पता होना चाहिए कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं और क्यों कहा जाता है। वाई ऑन बिहाफ ऑफ प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट दे डू नॉट टेक पार्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन। और फिर वो क्या होती हैं कि नाइट्रोजन जो है यही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी को देगा। इसका मतलब है अगर ये देगा हाइड्रोजन को जिसके पास पॉजिटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो फिर ये बन जाएगा अमोनियम आयन बन जाएगा, याद रखिएगा। और इसको लेविस स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। तो यूं आपको पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या है। ये डोनर और एक्सेप्टर एटम के दरमियान बॉन्ड बनता है। इसमें नाइट्रोजन क्या है? ये डोनर है, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर रहा है। हाइड्रोजन इसमें क्या है? ये एक्सेप्टर है, याद रखिएगा जी। अब जो डोनर और एक्सेप्टर एटम के दरमियान बॉन्ड बनता है वो कौन सा होता है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, जिसको डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। इस स्ट्रक्चर को लेविस स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, याद रखिएगा जी। उसके बाद अगला सवाल हमारे पास है कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ओशियन एसिडिफिकेशन? एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उसको जो मेन जो एसिड की जाती है ओशंस के अंदर, वो एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उसका सही जवाब है। उसके बाद डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम, विच वन इज एंट्रोपी, जो है ये डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम का नाम है, याद रखिएगा जी। उसके बाद द ग्रेटेस्ट पैसिफिक गार्बेज पैच इज कॉल्ड व्हाट? मैरीन प्लास्टिक पॉपुलेशन, जो है इसको पोल्यूशन नाम दिया जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है? व्हाट इज द रेस्पिरेशन रेट ऑफ द ह्यूमन बॉडी? तकरीबन 14 से 18 भी है, बासकत 12 से 20 भी होता है। नियर अबाउट जो है 5 पेपर के हवाले से वो 14 to 18 भी ठीक है, तकरीबन 12 से 20 भी ठीक है। लेकिन जितनी ही हार्ड एक्टिविटी करेंगे तो डेफिनेटली जो ब्रीथिंग रेस्पिरेशन रेट है उतना ही ज्यादा होता जाएगा जी। उसके बाद द सल्वेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ रेन वाटर अंडरग्राउंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, उसको सिंक होल नाम दिया जाता है क्योंकि रेन वाटर की एब्जॉर्प्शन होती जाती है। What rainfall intensity in 1 hour is considered as cloud burst? उसको 100 मिलीमीटर नाम दिया जाता है। उसके बाद the invention of the first practical purpose lifeboat is generally credited to whom? ये हेनरी ग्रेटेड ने सबसे पहले जो है वो इन्वेंट की थी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ ग्रीन हाउस विच मटेरियल इज मेनली यूज्ड? वो क्या है? वो प्लास्टिक होता है। और फिर एक टर्म होती है स्क्रीन हाउस, वो क्या होती है? याद रखिएगा जी। स्क्रीन हाउस ये होता है कि जो प्लांट्स नर्सरीज होती हैं उनको इंसेक्ट से बचाने के लिए, पेस्ट से बचाने के लिए एक स्क्रीन हाउस बनाया जाता है ताकि उसमें स्क्रीनिंग की जा सके, क्योंकि जो नर्सरी होती है वो ग्रो कर रही होती है और वहां पे बहुत ज्यादा इंसेक्ट्स का, बहुत ज्यादा पेस्ट्स का जो अटैक होता है, और वो तो यूँ समझ लो बेबी प्लांट्स होते हैं, तो इसीलिए इनको खतरा से ज्यादा होता है। तो इंसेक्ट और पेस्ट से बचाने के लिए वो जो ग्रीन कलर का पर्दा लगा होता है उसको क्या नाम दिया जाता है? दैट्स नॉट अ ग्रीन हाउस, वो बेसिकली स्क्रीन हाउस होता है, याद रखिएगा जी। उसको लेकर फॉर सेलुलर एक्टिविटी विच बॉन्ड प्रोवाइड्स स्टोर्स एनर्जी? हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड होता है, उसका सही जवाब है जी। उसके बाद देखिए व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ डायबिटीज डिजीज? बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड रेडियस जो है वो इंसुलिन होता है। बेसिकली चूंकि इसमें ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है उस वक्त हो जाती है, तो इसी वजह से
डायबिटीज जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है जी, इफेक्टिवनेस नहीं होती। उसके बाद द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द साउंड इज व्हाट, वो W पर मीटर स्क्वायर, उसका सही जवाब है इंटेंसिटी ऑफ साउंड के हवाले से। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉट इज अ यूनिट ऑफ स्पीड, वो क्या है, शिप, उसका सही जवाब है। उसके बाद व्हाट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बोथ एनिमल एंड प्लांट्स, तो वो सेल क्या है, वो किसी भी लाइफ का मेन जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है। जब सेल थ्योरी आई थी तो उसने जो है ए बायोजेनेसिस के इस आइडिया को खत्म कर दिया था कि लाइफ जो है वो नॉन लिविंग थिंग से भी ओरिजिनेट होती है। तो फिर सेल थ्योरी ने कहा था बायोजेनेसिस का आइडिया बिल्कुल ठीक है, लाइफ कम्स फ्रॉम द लाइफ, और फिर सेल थ्योरी ही आई थी। और उसने कहा था कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म वो सेल से मिलकर बने होते हैं, आइदर वो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, वो कोई भी हो सकते हैं। अगला सवाल है कि इन द जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम हाउ मेनी सैटेलाइट्स आर देयर, उसका सही जवाब है कि जीपीएस में टोटल 24 सैटेलाइट्स होते हैं।